An elliptical loop having a resistance R of semi-major axis A and semi-minor axis B is placed in magnetic field as shown in the figure. If the loop is rotated about the x-axis with angular frequency omega, the average power loss in the loop due to Joule heating is. समरी क्या है कि फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एक लूप यहाँ पर पड़ी हुई है और उसको हमने क्या किया, रोटेट किया। रोटेट करने से फ्लक्स माइट भी चेंज होगा और उस फ्लक्स की चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होगी और उस करंट की वजह से हीटिंग होगी। यही हीटिंग का, यू कैन से हीट डेसिपेशन का या पावर का आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, बट थोड़ी सावधानी रखिएगा। आप यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं समटाइम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो अगर कंसिडर किया जाए तो इसका आंसर 0 भी आ सकता है। जैसे कि इस डायग्राम को आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर फील्ड लाइन्स अभी देखिए ऐसे ड्रॉ हुई हैं कि फील्ड लाइन्स लूप के परपेंडिकुलर हैं, ठीक बात है। और इन्होंने कहा है लूप को हम एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम क्वेश्चन के बियॉन्ड जाते हैं और मान लेते हैं कहानी ऐसी है कि एक लूप है और हम उसे एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको रोटेट कर रहे हैं सपोज करिए जेड एक्सेस के अबाउट। अब बताइए क्या किसी प्रकार का करंट इंड्यूस होगा, क्या किसी प्रकार की हीटिंग होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अभी अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो फील्ड लाइंस यहाँ पर 4 आपको दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ए पॉइंट बी के पास और बी पॉइंट घूम करके ए के पास आ जाएगा, लेकिन फिर भी 4 लाइन 4 की 4 ही जाती रहेंगी, फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा है, तो हीटिंग भी नहीं होगी। तो आंसर 0 भी संभव है। तो कब संभव है? जो अगर ऐसा कहा गया होता कि ये जो लूप है रोटेट हो रही है परपेंडिकुलर टू इट्स ओन प्लेन, या यू कैन से अबाउट जेड एक्सेस, मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन के बारे में ध्यान से समझना ऐसे प्रश्न में बहुत ज़रूरी होता है। जनरली ऐसा कहा जा सकता है कि जब एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर फील्ड के परपेंडिकुलर हो दैट टाइम हीटिंग होती है, और अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन आपकी जो है फील्ड की डायरेक्शन में हो तो कोई हीटिंग नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ रोटेशन आपकी इस तरह से है और आपने लूप को रोटेट कराया, तो यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये एक्स एक्सिस है और जो फील्ड है ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, एंगल 90 का बन रहा है, तो यहाँ पे हीटिंग होगी। वो जो हीटिंग होगी उसका ही रेट निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ी देर बाद की पिक्चर ड्रॉ करें जैसे, तो कुछ ऐसी बनेगी कि अभी जो लूप गिवन थी वहाँ पे तो 4 लाइन लूप के परपेंडिकुलर थी, बट जब ये जो लूप है आपकी, ये आपकी पूरी तरह से आपके प्लेन में आ जाएगी, प्लेन ऑफ स्क्रीन पे आ जाएगी। तो 4 की चारों लाइन, इसमें एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो इस लूप को ड्रिल कर रही हो या पेनिट्रेट कर रही हो। तो ये लाइन सिर्फ हैं, लेकिन इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स सिर्फ उन लाइंस की वजह से होता है जो आर पार कर रही होती है, आर पार नहीं कर रही हैं ये, तो फ्लक्स नहीं होगा। तो इधर फ्लक्स अच्छा खासा है, यू कैन से मैक्सिमम है, और इधर फ्लक्स 0 है। तो ये तो क्लियरिटी आपको आ गई ना कि फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो भाई साहब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम पहले एवरेज नहीं निकालेंगे, पहले हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, बाद में एवरेज की बात करेंगे। यहाँ पर जो फ्लक्स होता है आप कह रहे हो चेंज होगा, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स ये क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगल। ये जो लूप है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें इस जगह पे तो फील्ड से 90 का एंगल बना रहा है, यहाँ पे बात करें तो फील्ड से 0 का एंगल बना रहा है, और लगातार ये एंगल बदल रहा है। इसकी ही वजह से थीटा लगातार बदल रहा है तो फाई भी लगातार बदलेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन फाई। एंड अकॉर्डिंग टू द फैराडे ये होता है माइनस ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। बी और ए ये तो कांस्टेंट है, बस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। ये होगा माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी आप समझ गए होगे क्या होता है। डी थीटा बाई डी टी होता है रेट विद विच एंगल इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ये ओमेगा हो गया। तो ये आ गया माइनस बी ए ओमेगा साइन थीटा, एंड माइनस आप हटा सकते हो, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस यू कैन से वैल्यू आ गई इंड्यूस ईएमएफ की। नाउ हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ नहीं निकालना है, हमको इंस्टेंटेनियस पहले पावर निकालनी है और फिर बाद में एवरेज निकालेंगे। तो पावर क्या होता है,
ये होता है वी स्क्वायर बाई आर, और वी को हम ई भी कह सकते हैं। तो ये हो गया वी स्क्वायर नहीं ई स्क्वायर बाई आर, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर। ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। किसी भी टाइम पे अगर एंगल यहाँ हम पुट कर देंगे तो दैट टाइम पावर की वैल्यू आ जाएगी। बट इधर हमको इंस्टेंटेनियस पावर नहीं निकालना है, हमको एवरेज पावर निकालना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू चाहिए होगी। बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं। साइन स्क्वायर थीटा ये वेरिएबल टर्म है, इसका ही एवरेज वैल्यू चाहिए होगा। ये आपका 1/2 होता है। कैसे? बहुत आसान सी बात है, हालांकि गुजारिश है कि याद कर लेना, लेकिन आसान सी बात कैसे है कि ये आपको याद रहता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही फंक्शन की जो प्रकृति है वो बराबर है। जो इसका क्या कहते हैं 2 पाई, दोनों का ऑसिलेशन फेस है, दोनों की ग्राफ एक जैसी है, बस डिफरेंस है उसका इनिशियल फेस में। तो जो इसका एवरेज वैल्यू होगा वही इसका एवरेज वैल्यू होगा। तो एवरेज वैल्यू होगा कितना? 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। तो इधर आंसर आ गया भाई, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2r। बस इधर एरिया को लेकर के इशू बन सकता है, लेकिन बीइंग एज ए मैथमेटिकल स्टूडेंट एरिया को लेकर के इशू बनेगा नहीं। इलिप्स का एरिया सबको ही पता होता है, पाई ए बी होता है। ए और बी हियर आर मेजर एंड माइनर एक्सेस, ये आपको यहाँ रखना है ए के स्थान पे। तो बी स्क्वायर और फिर पाई ए बी का होल स्क्वायर, ये सारी कहानी आपको ऑप्शन ए में दिख जाएगी, क्योंकि जो सी और डी है इसमें मुझे कहीं भी दूर से 2r दिख नहीं रहा है, और अपने आंसर में डिवाइड में 2 तो आया था। ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनली लॉक कर दिया जाए।